हेलो फ्रेंड, तो टुडेज वी हैव टू लर्न कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आपको पता है बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं। आपको मैं बता दूं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये कंपाउंड्स सेंट्रल मेटल एटम और लिगैंड के बीच में बनने वाले कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर हम डेफिनेशन देखेंगे, व्हाट इज मीन बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर व्हाट इज मीन बाय कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री इज नथिंग बट डी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री is defined as the branch of science which deals with the study of coordination compound, which deals with the study of coordination compound or complex compound is known as coordination chemistry। इज इट क्लियर? तो उसने क्या बोला है कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एक ब्रांच है साइंस की जो सिर्फ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टडी और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टडी पे डील करती है। तो उस केमिस्ट्री को हम क्या बोलते हैं बेटा? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। सो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पढ़ते हैं। तो ये हमारे डे टू डे लाइफ में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहाँ दिखाई देते हैं हमको? मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। हमारे बॉडी में जो ब्लड है, दैट इज नथिंग बट ब्लड में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। आपको मैं बता दूँ, ये जो हीमोग्लोबिन है ये आयरन का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। इसमें आयरन जो होता है ये आपका ट्रांजिशन मेटल है, तो इट एक्ट एज अ सेंट्रल मेटल एटम। तो आयरन यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम में काम करता है हीमोग्लोबिन में और एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है। दैट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज नोन एज हीमोग्लोबिन। तो इन योर ब्लड हीमोग्लोबिन इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसी प्रकार से आप देखते हो आपके स्किन का जो कलर होता है वो पिंकिश कलर होता है। तो दैट पिंकिश कलर इज नथिंग बट द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ साइक्लोकोबालामाइन। साइक्लोकोबालामाइन is nothing but the vitamin B12. तो vitamin B12 is also known as cyclocobalamine, and that pink color of your skin is depends on that particular coordination compound, and therefore vitamin B12 is nothing but the cyclocobalamine and it is nothing but the coordination compound। उसी तरीके से आप देखते हो नेचर में बहुत सारी आपको ग्रीनरी दिखाई देती है, बहुत सारे प्लांट ग्रीन कलर के नजर आते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो वो क्लोरोफिल जो है ना बेटा, वो आपका मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, Mg, एटॉमिक नंबर 12, मैग्नीशियम। अब भले ही हमारा मैग्नीशियम ट्रांजिशन मेटल नहीं है, फिर भी वो मेटल तो है। तो मेटल का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कौन सा है? मैग्नीशियम मेटल का क्लोरोफिल। एंड क्लोरोफिल आपको पता है हमारे जो प्लांट्स है जो खुद का खाना खुद बनाते हैं ऑटोसिंथेसिस से, तो वो उसके लिए क्लोरोफिल बहुत इसेंशियल होता है। इसका मतलब है देखिए हमारे बॉडी में जो ब्लड है वो भी हीमोग्लोबिन से बना हुआ है, वो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। हमारे स्किन में जो पिगमेंटेशन आया, कलर आया है, पिंक कलर आया है, वो विटामिन B12 के कारण। आप कैरेट में भी देखते हो या फिर आप कैरेट में बोलते हो बीट में देखते हो, तो बीट में भी विटामिन B12 होता है जिसको हम साइक्लोकोबालामाइन बोलते हैं। तो इस प्रकार से आपको समझ गया होगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा नेसेसरी होते हैं। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेसिकली बनते कैसे है, मैं एक थोड़ा बहुत आपको हिंट दे रहा हूँ। एक सेंट्रल मेटल एटम होता है, एक सेंट्रल मेटल एटम होता है, और ये सेंट्रल मेटल एटम में क्या होती है? वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होती है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है। तो जो आने वाले लिगैंड है जो अपनी इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं, दैट इज नथिंग बट द लिगैंड। तो आने वाले जो लिगैंड है वो अपनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं?
डी ऑर्बिटल में डोनेट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ऐसे दिखा सकता हूँ, मान लीजिए सेंट्रल मेटल एटम की ये जो डी ऑर्बिटल है, ये वैकेंट डी ऑर्बिटल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल, और ये वैकेंट डी ऑर्बिटल में लिगैंड क्या करते हैं, अपनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। इज इट क्लियर? तो दैट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी डोनेटेड to the ligand. So ligand is electron donor while central metal atom is electron pair acceptor. तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेंट्रल मेटल एटम और लिगैंड के बीच में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का, लिगैंड अपने इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली शेयर कर रहा है किसको, सेंट्रल मेटल एटम को, और सेंट्रल मेटल एटम उसको क्या कर रहा है, अपने यहाँ लोकेट कर रहा है। तो लिगैंड क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो गया, और सेंट्रल मेटल एटम क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर हो गए। तो इससे क्या हो जाता है, एक प्रकार का बॉन्डिंग बन जाता है। दैट बॉन्डिंग इज नथिंग बट दी कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग, एंड दैट कंपाउंड जो बनता है सेंट्रल मेटल एटम और लिगैंड से, उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इज इट क्लियर? तो व्हाट इज मीन बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड? इन अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अ लिगैंड which donates its lone pair of electron to the central metal atom, while that central metal atom accept this lone pair of electron, making a coordinate bond, and that bond produce coordination compound. It is clear? तो coordination compound में बेसिक आपके पास दो चीजें हो गई, एक हो गया सेंट्रल मेटल एटम और दूसरा हो गया लिगैंड। इज इट क्लियर? तो सेंट्रल मेटल एटम और लिगैंड के बीच में जो बॉन्डिंग होती है, दैट बॉन्डिंग इज नोन एज कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग, एंड दैट पर्टिकुलर कंपाउंड इज नोन एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इज इट क्लियर? तो हम उसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलेंगे। अब आते हैं वर्नर्स थ्योरी के ऊपर। तो बेटा वर्नर थ्योरी जो है, इसके कुछ पॉस्टुलेट्स है। अब ये पहले वर्नर कौन थे? तो अल्फ्रेड वर्नर नाम के साइंटिस्ट थे। इन्होंने ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को जन्म दिया है। इन्होंने ही सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को खोजा, उसके बारे में स्टडी किया और बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को आपके सामने रखा। तो ये जो वर्नर है, इन्होंने कुछ पॉस्टुलेट रखे थे। तो दैट थ्योरी गिव्स अ 4 पॉस्टुलेट, नंबर 1 2 3 4। तो जो पहला पॉस्टुलेट है कि एवरी सेंट्रल मेटल एटम, every central metal atom has two types of valence, number 1 primary and number 2 secondary. Is it clear? So every central metal atom has 2 types of valence, number 1 primary and number 2 secondary. The second postulate, every central metal atom try to satisfy both of its valency, satisfied both of its valence, primary as well as secondary, primary as well as secondary. Is it clear? थर्ड वर्नर थ्योरी का postulates है, the number of secondary valency, the number of secondary valency is always fixed, वो कभी नहीं बदलेंगी। द नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी इज ऑलवेज फिक्स्ड और कांस्टेंट। और उसके बाद लास्ट है द सेकेंडरी वैलेंसी is always directed towards central metal atom in definite space and in
definite orientation सो डेफिनेट स्पेस और डेफिनेट ओरिएंटेशन में सेंट्रल मेटल एटम की तरफ डायरेक्टेड रहने वाली जो वैलेंसी होती है हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, सेकेंडरी वैलेंसी। तो वर्नर थ्योरी ने 4 पोस्टुलेट दिए थे। सबसे पहला पोस्टुलेट था एवरी सेंट्रल मेटल एटम हैज 2 टाइप्स ऑफ वैलेंस, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। सेकंड पोस्टुलेट था एवरी सेंट्रल मेटल एटम ट्राई टू सेटिस्फाई बोथ ऑफ इट्स वैलेंसी, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। नंबर थर्ड पोस्टुलेट था the number of secondary valency is always fixed, the number of secondary valency is always fixed। और fourth postulate था the secondary valency is always directed toward the central metal atom in definite space and in definite orientation। तो there are the 4 postulates of वर्नर theory। अब ये वर्नर थ्योरी के कुछ साइलेंट फीचर्स है वो भी हम देखेंगे। तो साइलेंट फीचर्स ऑफ वर्नर थ्योरी हम डायग्रामेटिकली देखेंगे जिससे आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो साइलेंट फीचर्स और सीलेंट फीचर भी आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। SALIENT सैलिएंट फीचर्स ऑफ वर्नर थ्योरी, वर्नर थ्योरी। अब साइलेंट फीचर्स ऑफ वर्नर थ्योरी हम देखेंगे। उसके लिए देखिए वर्नर ने क्या बोला था कि कार्टेशियन कंपाउंड में एक सेंट्रल मेटल एटम होता है, सेंट्रल मेटल एटम होता है। वर्नर थ्योरी ने बोला था कि पोस्टुलेट में कि एक सेंट्रल मेटल एटम होगा और उसकी 2 वैलेंसी रहेंगी, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। तो हम प्राइमरी वैलेंसी के लिए एक स्फीयर दिखाएंगे और सेकेंडरी वैलेंसी के लिए एक स्फीयर दिखाएंगे। तो मान लीजिए आपका सेंट्रल मेटल एटम है, तो ये हो गया इनर स्फीयर, यानी ये पहला स्फीयर हो गया, दैट इज कॉल्ड एज इनर स्फीयर। और ये हो गया आउटर स्फीयर, बराबर है। तो ये हो गया आउटर स्फीयर। इज इट क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड एज इनर स्फीयर, इनर स्फीयर, and this is nothing but the outer sphere, outer sphere। तो पहला जो साइलेंट फीचर्स ऑफ वर्नर थ्योरी है, वर्नर थ्योरी का पहला साइलेंट फीचर है कि एवरी कार्टेशियन कंपाउंड कंटेन अ सेंट्रल मेटल एटम एंड इट्स लिगैंड, दैट लिगैंड इज नथिंग बट द प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। तो एवरी सेंट्रल मेटल एटम हैज 2 टाइप्स ऑफ स्फीयर और 2 टाइप्स ऑफ जोन, इनर स्फीयर एंड आउटर स्फीयर। समझिए क्या? तो इनर जोन और आउटर जोन, दैट इज नथिंग बट आउटर स्फीयर एंड इनर स्फीयर। तो हर सेंट्रल मेटल एटम के इर्द गिर्द 2 स्फीयर ऑफ जोन होते हैं, इनर स्फीयर एंड आउटर स्फीयर। तो इनर स्फीयर में जो वैलेंसी रहेंगी वो रहती है बोलते सेकेंडरी। क्या है? सेकेंडरी वैलेंसी। दैट इज नथिंग बट दी इनर स्फीयर में रहेंगी सेकेंडरी वैलेंसी और आउटर स्फीयर में रहेंगी प्राइमरी वैलेंसी। ये सेकंड आपका साइलेंट फीचर्स है, प्राइमरी वैलेंस, ठीक है ना। और इनर स्फीयर में रहेंगी सेकेंडरी वैलेंस। इज इट क्लियर? जो प्राइमरी वैलेंस है वो कैसी होती है? आयनाइजेबल। क्या होती है? आयनाइजेबल। सो प्राइमरी वैलेंसी इज आयनाइजेबल, आयोनाइजेबल, आयोनाइजेबल वैलेंसी, आयनाइजेबल वैलेंस, प्राइमरी वैलेंस और आयनाइजेबल वैलेंस। जो इनर स्फीयर में वैलेंसी होती है दैट इज नथिंग बट सेकेंडरी वैलेंसी, वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ रिजिडली बाउंड होने के कारण वो वहाँ से जल्दी फ्री नहीं हो सकती, इसलिए हम इसको बोलते हैं नॉन आयनाइजेबल वैलेंस। क्या बोलते हैं बेटा? नॉन आयनाइजेबल वैलेंस, नॉन आयोनाइजेबल वैलेंस। इज इट क्लियर? So secondary valency is also known as non-ionizable valence। So primary valency को हम principal valence भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? Principal, principal valence, principal valence, principal valence। Is it clear? Primary valency known as ionizable valency और principal valence। ठीक है, इसको
सेकेंडरी वैलेंसी को हम कोऑर्डिनेशन वैलेंस भी बोलते हैं, और कोऑर्डिनेशन वैलेंसी। प्राइमरी को हम नॉन कोऑर्डिनेशनल वैलेंसी भी बोलते हैं, नॉन कोऑर्डिनेशनल वैलेंस। सेकेंडरी वैलेंसी को हम डायरेक्शनल वैलेंसी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्शनल वैलेंसी और नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी और कोऑर्डिनेशन वैलेंसी। ठीक है ना। फिर सेकेंडरी वैलेंसी को भी हम अलग अलग नाम से पहचानते हैं, दैट इज नथिंग बट इज सब्सिडरी और ऑक्सिलरी और रेसिड्यूअल एक्सेट्रा। सब्सिडरी, ऑक्सिलरी, रेसिड्यूअल, डायरेक्शनल, नॉन आयनाइजेबल, कोऑर्डिनेशन, ये सब सेकेंडरी वैलेंसी के नाम होते हैं। वाइल प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? आयनाइजेबल वैलेंसी और प्रिंसिपल वैलेंसी और नॉन कोऑर्डिनेशनल वैलेंसी। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है सेंट्रल मेटल एटम के इर्द गिर्द, वो दो स्फीयर ऑफ जोन में रहती है। इनर स्फीयर में आप देखोगे कि सेकेंडरी वैलेंसी रहती है और आउटर स्फीयर में क्या रहती है बेटा? प्राइमरी वैलेंसी। नेक्स्ट साइलेंट फीचर्स ऑफ वर्नर थ्योरी ये है कि वर्नर ने बताया कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम को डिसाइड करेंगी। कोऑर्डिनेशन नंबर, तो CN मीन्स कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर को डिसाइड करेंगी। सेंट्रल मेटल एटम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो डिसाइड करने वाली वैलेंसी कौन सी रहती है बेटा? सेकेंडरी वैलेंसी। वाइल ये जो प्राइमरी वैलेंसी है बेटा, ये सेंट्रल मेटल एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट को डिफाइन करेंगी। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम वो डिफाइन करेंगी। तो प्राइमरी वैलेंसी क्या करती है? सेंट्रल मेटल एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट को डिफाइन करती है, वाइल जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो कोऑर्डिनेशन नंबर को डिफाइन करती है। इसमें प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल वैलेंसी है, फिक्स नहीं रहती है, वेरिएबल है, बदलती रहती है। तो इसको प्राइमरी वैलेंसी को हम वेरिएबल वैलेंसी भी बोल सकते हैं। वेरिएबल वैलेंसी, बदलने वाली वैलेंसी, और आयनाइजेबल वैलेंसी और प्रिंसिपल वैलेंसी और नॉन कोऑर्डिनेशनल वैलेंसी, ऑल आर नोन एज प्राइमरी वैलेंसी विच डिसाइड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। वाइल जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है हम उसको ऑक्सिलरी वैलेंसी, सब्सिडरी वैलेंसी, रेसिडुअल वैलेंसी, डायरेक्शनल वैलेंसी, नॉन आयनाइजेबल वैलेंसी और कोऑर्डिनेशन वैलेंसी के नाम से पहचानते हैं, जो इनर स्फीयर में होती है और वो सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड करती है। इज इट क्लियर? उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम और सेकेंडरी वैलेंसी के बीच में जो बॉन्डिंग दिखाते हैं उसको डैश 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 से दिखाते हैं, यानी डैश लाइन से दिखाते हैं। वाइल प्राइमरी वैलेंसी और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो बिल्कुल एक सॉलिड लाइन से दिखाते हैं। इज इट क्लियर? तो यहाँ पे देखिए इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ऐसा है कि प्राइमरी वैलेंसी और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन होता है और उसी कारण प्राइमरी वैलेंसी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती है सेंट्रल मेटल एटम की तरफ, इसलिए वहाँ की जो बॉन्डिंग दिखाते हैं वो आपको सॉलिड लाइन से दिखाया जाता है। वाइल सेकेंडरी वैलेंसी और सेंट्रल मेटल एटम के बीच में भले ही उतने अट्रैक्शन ना हो, फिर भी जो बॉन्डिंग है उसको डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है। फिर भी सेकेंडरी वैलेंसी तो सेकेंडरी वैलेंसी होती है, वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ रिजिडली बाउंड होती है, तो आप उसको जल्दी से डिटैच नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। वाइल प्राइमरी वैलेंसी है आयनाइजेबल वैलेंसी है, कभी भी छोड़ के जा सकती है सेंट्रल मेटल एटम को, इसीलिए इसको हम आउटर स्फीयर में रखते हैं। इज इट क्लियर? तो दिस इज द साइलेंट फीचर्स ऑफ वर्नर थ्योरी। उसके बाद आपको यहाँ पे एक बात मैंने बता दी है कि सेकेंडरी वैलेंसी को आप डायरेक्शनल वैलेंसी बोलते हो, क्योंकि ये सेंट्रल मेटल एटम की तरफ ऑलवेज डायरेक्टेड होती है। सेंट्रल मेटल एटम की तरफ जो डायरेक्टेड वैलेंसी होती है वो होती है आपकी सेकेंडरी वैलेंसी, और इसी से बाद में जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है उसकी ज्योमेट्री डिसाइड होती है। इज इट क्लियर?
यहाँ पे जो नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी है बेटा, वो भी कैसी होती है, फिक्स, वो कभी बदलती नहीं है, वो कांस्टेंट होती है। हर सेंट्रल मेटल एटम के लिए सेकेंडरी वैलेंसी ऑलवेज कांस्टेंट होती है, प्राइमरी वैलेंसी बदलती है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, प्राइमरी वैलेंसी बोथ द कैरेक्टरिस्टिक दिखाती है, यानी प्राइमरी वैलेंसी के तौर पर भी यूज होती है और सेकेंडरी वैलेंसी के तौर पर भी यूज आती है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी हैज़ ड्यूअल नेचर। तो प्राइमरी वैलेंसी के पास क्या होता है बेटा, डुअल नेचर। डुअल नेचर यानी it act as a primary valency, also it act as a secondary valency. तो these are the silent features of Werner theory. Is it clear? तो आप उसको डायग्रामेटिकली पढ़े हो, आपके टेक्स्ट बुक में उसको टेक्स्ट में दिया हुआ है, आपको मैंने यहाँ पे डायग्रामेटिकली समझा के बता दिया है। इज इट क्लियर? तो अभी हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ वर्नर थ्योरी। एप्लीकेशंस ऑफ वर्नर थ्योरी। तो मैं पहले इसको रफ कर दिया, अभी लिखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ वर्नर थ्योरी। एप्लीकेशंस ऑफ वर्नर थ्योरी। अब ये वर्नर थ्योरी की एप्लीकेशंस क्या क्या है, अब हम देखते हैं कि लोगों ने, साइंटिस्ट लोगों ने पूछा कि फिर आपने बताया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक सेंट्रल मेटल एटम होता है, लिगैंड होता है, और वो जो लिगैंड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी और प्राइमरी वैलेंसी के तौर पर। तो कैसे क्या समझे कि सेंट्रल मेटल एटम के जो इनर स्फीयर में है वो सेकेंडरी वैलेंसी रहेंगी, जो आउटर स्फीयर में है उसको हम प्राइमरी वैलेंसी बोलेंगे, और प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल रहेंगी, वाइल सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स्ड रहेंगी, रिजिड रहेंगी। तो ये कैसे प्रूफ माने, तो वर्नर ने उसके लिए क्या किया, एक पर्टिकुलर कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स लिया, दैट इज नथिंग बट कोबाल्ट NH3 6 times Cl3, ये कॉम्प्लेक्स लिया और इसके द्वारा, ये मॉलिकुलर फार्मूला का कॉम्प्लेक्स लेके इसके द्वारा वर्नर ने क्या किया, अपने पूरे पोस्टुलेट्स को क्या किया, बताने का प्रयास किया। तो ये कैसे किया देखिए, सबसे पहले वर्नर ने बोला कि कोबाल्ट हेक्सा, इसका भी नाम हम अगर देंगे तो क्या हो जाएगा, हेक्सा अमाइन ट्राइक्लोरो कोबाल्ट, सॉरी हेक्सा अमाइन है ना, कोबाल्ट 3 क्लोराइड, बराबर है। तो इस प्रकार से एक कंपाउंड लिया और इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CO NH3 6 टाइम्स Cl3 था। अब इसको पहले एक्सप्लेन करने के लिए उसने क्या किया, वर्नर ने इस कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HCl से किया, कॉन्सेंट्रेटेड HCl से किया। तो यू नो दैट when HCl react with that particular compound, तो that compound contain NH3, so NH3 की अगर रिएक्शन हो जाती है अमोनिया की किसके साथ बेटा, HCl के साथ, तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, दिस इज अ बेस एंड दिस इज अ सॉल्ट, सॉरी दिस इज अ बेस एंड दिस इज अ एसिड, देयर इज द नथिंग बट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। तो यहाँ पे सॉल्ट कौन सा बन रहा है बेटा, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। क्या कौन सा बनना चाहिए था, अमोनियम क्लोराइड। तो जब हमने इस कंपाउंड की कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ रिएक्शन किया तो हमको मिलना क्या चाहिए था बेटा, अमोनियम क्लोराइड। पर वर्नर ने जब ऐसा किया, इस कंपाउंड की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ किया तो उसको कोई भी अमोनियम क्लोराइड कंटेंट मिला नहीं। यानी ये जो वाइट डेंस कलर का, जो वाइट डेंस फ्यूमिगेशन वाला अमोनियम क्लोराइड बनता है वो बना नहीं। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो अमोनिया ग्रुप है वो कोबाल्ट के साथ रिजिडली बाउंड है, ठीक है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अमोनिया जो ग्रुप था वो कोबाल्ट सेंट्रल मेटल एटम के साथ रिजिडली बाउंड था, ठीक है। इसका मतलब है ये सेकेंडरी वैलेंसी के तौर पर एक्ट होगा। उसके बाद वर्नर ने क्या किया, इसी कंपाउंड की रिएक्शन सिल्वर नाइट्रेट के साथ किया। किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट के साथ करने के बाद
वर्नर को क्या मिला, सिल्वर क्लोराइड, 3 टाइम्स ऑफ सिल्वर क्लोराइड, 2 टाइम्स ऑफ सिल्वर, डिपेंडिंग करता है। तो सिल्वर क्लोराइड मिला, इसका मतलब यहाँ पे जो क्लोरीन है, यहाँ पे जो आपको क्लोरीन दिख रहा है वो एक्ट एज अ प्राइमरी वैलेंसी। तो यहाँ पे जो क्लोरीन था वो प्राइमरी वैलेंसी के तौर पर काम दे रहा था, क्योंकि वो क्या है, आयनाइजेबल है, वो आयन के फॉर्म में निकला है, तो ये प्राइमरी वैलेंसी के तौर पर काम करेगा। यहाँ पे जो अमोनिया था वो सेकेंडरी वैलेंसी के तौर पर काम कर रहा था। तो इस तरीके से वर्नर ने बताया कि देखिए कि ये कॉम्प्लेक्स है और इसमें जो CO है ये आपका सेंट्रल मेटल एटम है, उसके बाद प्राइमरी वैलेंसी के तौर पर क्लोरीन आया है और सेकेंडरी वैलेंसी के तौर पर अमोनिया आया है। तो इस प्रकार से वर्नर ने इस कंपाउंड को लेके आपको एप्लीकेशंस ऑफ वर्नर थ्योरी को उन्होंने बताया। तो सबसे पहला एप्लीकेशन से वर्नर ने पहले इस कंपाउंड से कौन सा कंपाउंड एक्सप्लेन किया, यानी इस फार्मूले से कौन सा कंपाउंड एक्सप्लेन किया। तो उसलिए उसने क्या किया, इस कंपाउंड की रिएक्शंस किया, बराबर है। सबसे पहले HCl के साथ, तो उसको कंफर्म हो गया कि पूरे के पूरे अमोनिया एज अ वर्क एज अ सेंट्रल मेटल एटम के तौर पर है, सर अमोनिया सेकेंडरी वैलेंसी के तौर पर यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, और जितने भी क्लोरीन है वो प्राइमरी वैलेंसी के तौर पर यूज़ हो रहे हैं। तो ये हो गया पहला कंपाउंड। तो इसी फार्मूले से बनने वाला पहला कंपाउंड कौन सा था कि कोबाल्ट के साथ अमाइंस 6 टाइम्स Cl3, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स। अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे, हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या था, हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड्स, ठीक है ना। फिर वर्नर ने क्या किया, फिर से इसकी रिएक्शन किया, तो तब क्या हुआ, सिर्फ 2 सिल्वर क्लोराइड मिले। इसका मतलब है सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करने के बाद, इसका मतलब है यहाँ पे जो प्राइमरी वैलेंसी उसने डुअल कैरेक्टर नेचर दिखाया होगा। तो यहाँ पे NH3 कितना हो गया, 5 टाइम्स Cl, जो सेकेंडरी वैलेंसी के तौर पर अंदर यूज हुआ है, और बाकी Cl2 बाहर। तो ये क्या हो गया बेटा, पेंटामाइन क्लोरो पेंटामाइन क्लोरो कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ठीक है ना। पेंटामाइन कोबाल्ट है ना 3 क्लोराइड, इज इट क्लियर। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो कि इसका भी क्या हो गया, इस प्रकार से बन गया। तो इसे इस प्रकार से वर्नर ने इसी मॉलिक्यूलर फार्मूला से 3-4 कंपाउंड आपको बना के दिखाए, जिसमें CO NH3 4 टाइम्स Cl2 Cl, और उसके बाद आप देख सकोगे चौथा कंपाउंड था कोबाल्ट NH3 3 टाइम्स Cl3। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो आपको क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर बेटा जो है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ सेकेंडरी वैलेंसी जुड़ती है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो फिक्स है। यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी देखो 1 + 5 दैट इज नथिंग बट 6, 2 + 4 दैट इज नथिंग बट 6, 3 + 3 दैट इज नथिंग बट 6। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है सेंट्रल मेटल एटम का, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स वैलेंसी होने के कारण कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बना हुआ है यहाँ पे 6। इज इट क्लियर। वाइल आप देखोगे तो ऑक्सीडेशन जो स्टेट डिसाइड कर रहे हैं वो प्राइमरी वैलेंसी होती है। यहाँ पे क्या है, क्लोरीन जो है टोटल मिला के 3 क्लोरीन है। अगर आप इसको वाटर में सॉल्युबल कर दोगे तो यहाँ पे 3- हो जाएगा, तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 3+। अब अमोनिया तो न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो ये 3+ किसका होता है, कोबाल्ट का। तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, +3। यहाँ पे भी वही हो जाएगा +3, क्योंकि 2 क्लोरीन पे 2- और 1 क्लोरीन पे 1-, 3- को बैलेंस करने के लिए 3+। यहाँ पे भी 3- को बैलेंस करने के लिए 3+। तो आप देख रहे हो कि जो सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो प्राइमरी वैलेंसी पे डिपेंड कर रहा है, और जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो सेकेंडरी वैलेंसी के तौर पर क्या हो रहा है बेटा, डिसाइड हो रहा है। तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशंस ऑफ वर्नर थ्योरी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसके बाद का जो पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे द एप्लीकेशंस ऑफ वर्नर थ्योरी विथ रिस्पेक्ट टू मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, बराबर है। उसके बाद हम व्हाट इज मीन बाय पॉलीहेड्रॉन पढ़ेंगे, मीन्स व्हाट इज मीन बाय एप्लीकेशंस, ये तो हो गया था आपका। फिर हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड, व्हाट इज मीन बाय लिगेंड,
व्हाट इज मीन बाय सेंट्रल मेटल एटम, व्हाट इज मीन बाय लिगैंड, टाइप्स ऑफ लिगैंड, बराबर है। और फिर हम टाइप्स ऑफ लिगैंड पढ़ने के बाद डायरेक्टली जाएंगे आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो आज के लिए आपको मैंने वर्नर थ्योरी के पोस्टुलेट्स को अच्छे से स्टडी करवा दिया। वर्नर थ्योरी के हर एक पोस्टुलेट का मैंने आपको साइलेंट फीचर्स बता दिया और उसके बाद मैंने आपको एप्लीकेशंस ऑफ वर्नर थ्योरी को समझा दिया। इसके बाद का हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।